नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। आज से शिक्षकों का धरना, मांगे नहीं मानने पर धरना तेज करने की भी चेतावनी। आज प्रदेश भर के शिक्षक शिक्षा निदेशालय पहुंचेंगे। पदोन्नति तबादलों की प्रक्रिया में देरी से नाराज नजर आ रहे हैं शिक्षक। साल 2018-19 से नहीं हुई पदोन्नति और ऐसे में अब नाराजगी देखी जा रही है शिक्षकों में, जहां पर आज प्रदेश भर के शिक्षक निर्देशालय में पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पदोन्नति तबादलों की प्रक्रिया में हो रही देरी से नाराज नजर आ रहे हैं शिक्षक। और उनका यह भी कहना है कि साल 2018-19 से अभी तक कोई पदोन्नति नहीं हुई। ऐसे में उनमें नाराजगी भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती तो उग्र आंदोलन भी करेंगे और साथ ही धरना तेज करने की भी उन्होंने चेतावनी दे दी है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं शिक्षकों की दबाव बनाने को लेकर? जी देखिए विशाल, आपको बताऊं कि आज प्रदेश भर से जो शिक्षक हैं वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय का वो घेराव करेंगे, हड़ताल करेंगे वहां पर। और जो इनकी जो समस्त जो शिक्षक हैं, इनकी अपनी मांगे हैं। इनकी मांगे हैं कि इनकी एक तो पदोन्नति का मामला है, दूसरी अगर हम बात करें तो इनका स्थानांतरण का और नियमितीकरण का। अगर हम पदोन्नति की बात करें, स्थानांतरण बात करें तो दरअसल 2018-19 से इनकी पदोन्नति नहीं हुई। दूसरी तरफ हम बात करें तो स्थानांतरण की बात जो है, यानी जो शिक्षक दुर्गम में रहते हैं वो सुगम में चाहते हैं अपना स्थानांतरण, लेकिन ये एक लंबे समय से इनका स्थानांतरण दुर्गम से सुगम में नहीं हुआ है। जबकि सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि हर विभाग में एक नियमावली बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर दुर्गम में इतने साल तक अगर किसी ने काम किया है तो वो फिर सुगम में उसकी तैनाती की जाए, जिसका कि हर वर्ष यानी जून माह में उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, चाहे वो पदोन्नति का हो, स्थानांतरण का हो, या फिर है ना, या अगर हम बात करें अन्य चीजों का तो उसके लिए नियमावली बनाई गई है जिसके लिए प्रक्रिया होती है। लेकिन अभी जून माह बीतने के बावजूद भी उनकी जो है अगर हम बात करें तो उनका अभी तक स्थानांतरण नहीं हुआ है। दूसरी तरफ पदोन्नति के जो विषय है वो 2018 से 19 के बीच का मामला है, जो कि उनकी जो पदोन्नति है वो लटका हुआ है, जिसको लेकर आज समस्त जो शिक्षक हैं वो शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे वहां पर अपनी मांगों को लेकर। दूसरी तरफ वो शिक्षा निदेशक से झरना कमठान से मिलेंगे। साथ ही साथ शिक्षकों ने ये कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आने वाले समय यानी कुछ दिनों के पश्चात वो माफ कीजिएगा, जो शिक्षा मंत्री हैं धन से उनके आवास का घेराव करेंगे। अगर वहां से उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो उसके पश्चात वो जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को मनाने के लिए वो लगातार काफी समय से प्रयासरत हैं। तो ऐसे में उनकी मांगे नहीं मानेंगी, तो इसलिए उनको ये कदम उठाना पड़ा है विशाल। ऐसे में क्या माना जाए अमित, क्योंकि लंबे समय से लोग तो मांग भी कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं कि 2018-19 से ही प्रक्रिया में देरी हो रही है, ना तो तबादले किए जा रहे हैं और ना ही पदोन्नति की जा रही है। जी देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हालांकि जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत वो लगातार ये कहते हुए आए हैं, आ रहे हैं कि जो शिक्षकों की जो तैनाती है वो हम उसके प्रक्रिया हम कर रहे हैं, उनका जो स्थानांतरण है वो हम कर रहे हैं, उनकी जो पदोन्नति उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। चाहे हम एलटी शिक्षकों की बात करें या बेसिक शिक्षकों की बात करें या प्राथमिक शिक्षकों की बात करें, तो तमाम लोगों के ऊपर वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है, प्रक्रिया हुई नहीं है। तो इसी बात को लेकर जो शिक्षक है उनमें आक्रोश है कि आखिरकार इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है। ऐसे में उन्होंने एक कदम उठाने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ चूंकि बड़ी बात यह भी है कि चूंकि इस समय स्कूलों की छुट्टियां पड़ी हुई, तो ऐसे में हालांकि स्कूलों में पाठ्यक्रम पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे में इस बात के लिए जो शिक्षा जो निदेशालय है वो इसमें सुकून में हो सकता है। लेकिन बड़ी बात देखने वाली ये होगी, अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं इस दौरान, तो चूंकि जुलाई में जो है जो अपने स्कूल्स खुलने वाले हैं, तो ऐसे में अगर वहां पर अगर जिस तरह तमाम शिक्षा प्रदेश के जनपदों की शिक्षा अगर इस तरह से आंदोलन करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। जो पाठ्यक्रम या जो स्कूलों में जो है प्रबंधन है वो कहीं ना कहीं चरमरा सकते हैं, क्योंकि जब शिक्षक नहीं होंगे तो स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये फिर बड़ी बात हो सकती है वहां पर आने वाली देखने वाली। लेकिन बड़ी बात देखने वाली ये भी है कि आखिरकार इनके जो आंदोलन है उससे क्या शिक्षा मंत्री इसका संज्ञान लेंगे, क्या शिक्षा निदेशक जो झरना कमठान है वो इसका
संज्ञान लेती है, क्या आश्वासन देती है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। और जो बताया गया है शिक्षक संघ की ओर से कि ये जो है 11:30 के आसपास, ये आज की बात है, आज ये जो है शिक्षा निदेशालय में जो है ये अपना एकत्रित होकर वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, अपना ज्ञापन सौंपेंगे। विशाल। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चकराता विधायक और कांग्रेस के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विकासनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए त्यूनी थाना क्षेत्र में एक सैनिक से पुलिस कर्मियों की ओर से की गई मारपीट मामले में कार्रवाई की मांग की है। दरअसल विगत 12 जून को सैनिक दीपक थापा के साथ थाना त्यूनी में तैनात पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी, जिस पर चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने कृत्य को अराजकता बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस के आला अधिकारियों से मामले में कार्रवाई करने की भी मांग की थी। उन्होंने कहा था कि त्यूनी थाना पुलिस का यह अमानवीय व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। छुट्टी पर घर आए एक सैनिक से इस कदर मारपीट करना और उसे धमकाना कि किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वो खुद स्थानीय जनता के साथ 18 जून को त्यूनी थाने का घेराव करेंगे। वहीं प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और निश्चित ही प्रदेश में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। पंचायत चुनाव की घोषणा जो है सरकार ने की है। कांग्रेस चुनाव को लेकर के गंभीर है। हम पूरी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में लोगों में जो है बहुत आक्रोश है। लोगों ने इस परिप्रेक्ष्य में शिकायतें भी दायर की है। अब उन शिकायतों का जब निस्तारण होगा उसके बाद पता चलेगा कि आरक्षण किस तरीके से लागू किया गया है। विश्व प्रसिद्ध कैची धाम का स्थापना दिवस इस साल भी भारी उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। देर रात से ही भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा नीम करोली के भजन गायन में जुटे हुए थे। सुबह से ही दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है ताकि व्यवस्था में कोई कमी न रह सके। पिछले वर्षों में भी मेले के दौरान लगने वाले जाम और फजीयत को देखते हुए हल्द्वानी शहर से कैची धाम की ओर जाने वाले भक्तों के वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों में रोककर शटल सेवा से मंदिर तक पहुंचाया जा रहा है। कैची धाम महोत्सव के संबंध में श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था के लिए लगभग 300 के करीब बसें और 300 के करीब मैक्स वाहन चल रहे हैं हल्द्वानी काठगोदाम से, और जो भीमताल, भवाली, नैनीताल से शटल सेवा संचालित की गई है। वाहनों पर स्टिकर लगाए गए हैं जहां से वो चल रहा है और निर्धारित किराया भी लिस्ट बेस पर चर्चा की गई है, जिससे श्रद्धालुओं से कोई ओवर चार्जिंग ना हो सके। और हम भी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को समय से वाहन मिल सके, वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। सर, पिछले लागू किया वो कितना सख्त कर रहा है? प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सारे विभाग मिलकर एक जो विभाग प्लान बनाया उसके अनुसार ही वाहन संचालित हो रहे हैं। अभी कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और श्रद्धालु आराम से वाहनों को से अपने गंतव्य की ओर और हल्द्वानी, काठगोदाम और पार्किंग पॉइंट से कैची धाम में आ रहे हैं। देखिए, संभावनाएं तो 1 लाख से भी अधिक की है और लगभग 2 लाख तक हम मान के चल रहे हैं कि श्रद्धालु जो है बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी तक जो हमारे पास डाटा है 10 बजे का, वो 43,000 के आसपास है जिन लोगों ने बाबा जी दर्शन कर लिए हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि लगातार सुगम दर्शन हो और किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो, यही हमारा प्रयास है और लोग आसानी से दर्शन कर भी पा रहे हैं। लगातार मूविंग है, जो लाइन है श्रद्धालुओं की वो मूविंग है और शटल सेवा का सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। तो यही है कि आसानी से सभी लोगों को देखिए सक्सेस तो आप बताएंगे, पर हमारे तो प्रयास था कि अधिक से अधिक लोग जो है वो सुगमता से दर्शन कर पाएँ और जो यात्रा रूट है
क्योंकि वो एक पहाड़ी रास्ता है, आप जानते ही हैं, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो ज़्यादा गाड़ियाँ उस पर एक साथ चल सकें। तो इसलिए शटल सेवा जो है वो हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा और सभी के जो है वो निर्णय लिया गया था और मुझे लगता है कि वो बहुत सफल रहा है। जी सर, मैं शिवनाथ सिंह साठ के इटावा से आया हूँ और मैं 30 वर्षों से यहाँ रहा हूँ। मुझे बहुत असीम कृपा है बाबा जी पे, पूरा विश्वास है। मेरे लड़के को माँ ने 15 जून को नौकरी दी थी BARC में, और उसके बाद उसने नौकरी छुड़वाई और छुड़वाने के बाद मुझे अधिकारी बना दिया दूसरी नौकरी में 15 जून को। अच्छा, 30 वर्षों से अब भीड़ बढ़ रही है, पहले तो बहुत कम लोग आते थे, लेकिन भीड़ के साथ व्यवस्था बहुत उत्तम है, लेकिन यहाँ पर ठहरने के इंतजाम बहुत कम है, महंगाई ज़्यादा है। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ बरेली कमिश्नर रहे, उनके यहाँ हमारे यहाँ आते थे बाबा जी, और हम लोग बाबा की फैमिली से, आज से क्या मैं जब पैदा हुआ हूँ तब से मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझको आते 30 साल करीब हो गए यहाँ बाबा के यहाँ कैची धाम। और बाबा के अकबरपुर गाँव जाता हूँ, करौली जाता हूँ, फरुखाबाद के पास हनुमान सेतु लखनऊ में बाबा की मूर्ति लगी है। मेरे फादर ने जयपुर से आके लगवाई थी, मानू प्रताप सिंह मेरे फादर का नाम है। और व्यवस्था कैसी है प्रशासन? बहुत अच्छी प्रशासन की सब व्यवस्था रही, इस साल पिछले साल से अच्छी रही। हम इंदौर से आए हैं। पिछले साल इसी वर्ष इसी दिन हम पहली बार आए थे। मेरा जन्मदिन 15 जून को आता है बाबा की कृपा से, तो पिछले साल हम पहली बार आए थे। तो बाबा के चमत्कार बहुत हुए जीवन में, कई मोड़ हुआ है। इस साल भी मेरा आना नहीं था, ट्रेन छूट गई थी लगभग, और बाबा के उससे मिल गई और आए। और बाबा के कई चमत्कार हमारे जीवन में परिवर्तन भी हुए हैं, और तब से हम अभी तक 5 बार आ चुके हैं। और ये मेरे भैया हैं, इनकी भी नौकरी भी यहीं से लगी है इनकी भी, और बाबा की बहुत कृपा है। हम तो चाह रहे थे यहाँ सेवा देने का मौका मिले, लेकिन नहीं मिल पाया, और बाबा की बहुत कृपा है। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल भगवान है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। लग रहा है दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। यहाँ का मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा है, मतलब भीड़ समझ ही नहीं आया कैसे मैनेज हुआ है। और हम वेस्ट बंगाल से आए हैं, आसनसोल से आई हूँ, हम सब तीनों ही वहीं से हैं। और बाबा के बारे में मतलब मैं खुद, मेरी मम्मी, हम लोग बहुत हनुमान भक्त है, तो उस तरह से हमें पता चला है कि बाबा का क्या मतलब सिग्निफिकेंस था इन सब चीज़ों को लेके। और अभी स्पेशली बाबा के बारे में और पॉपुलैरिटी मिली है सोशल मीडिया के थ्रू से, लोगों को और पता चला है, तो उस तरह से हम यहाँ पे आए हैं और दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, प्रसाद मिला। और सबसे बड़ी बात, हमें पता नहीं थी कि आज बाबा की जन्मदिन है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ, कि हम ऐसे दिन में आए कि हमें पता भी नहीं है और ऐसा अच्छे दिन मिल गया है। सो हमें बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका उपाध्याय है। मेरा नाम कनिष्का पांडे है एंड वैसे हम हल्द्वानी से आ रखे हैं, लेकिन हमारा गांव यहीं पे हरतप्पा पे है और हम लोग यहाँ पे बहुत साल से आ रहे हैं। मतलब वैसे हम हल्द्वानी रहते हैं, लेकिन जब हम यहाँ रहते थे तब से आते थे, हमारी पूरी फैमिली आती है। और अब तो बाबा जी का बहुत ज्यादा नाम हो गया है, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। पहले सब गाँव वाले आते थे 15 जून को, इतना फेमस नहीं था, और अब तो काफी ज्यादा अच्छी अरेंजमेंट्स हो गई हैं। पहले भी काफी अच्छी थी, लेकिन अब और ज्यादा अच्छी हो गई हैं, बहुत ज्यादा फोर्सेस आती हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आज बाबा? हम नैनीताल से, यहीं के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के। अब बाबा से क्या किस तरह से देखते हैं आज, किस तरह की व्यवस्थाएं रही? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और सब रात के आराम से दर्शन कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है, सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी है। हरियाणा सोनीपत से किस तरह आप बाबा के दर्शन करने आए हैं, कितना उत्साह है बाबा के दर्शन का? फर्स्ट टाइम आया दर्शन करने, तो ना व्यवस्था आपको कैसी लगी यहाँ पे? बेस्ट, प्रशासन बहुत अच्छा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बीच रविवार की सुबह दुखद हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक आर्यन एविएशन के हेलीकॉप्टर केदारनाथ घाटी में क्रैश हो गया। राज्य के सीएम साथ ही विपक्षी नेताओं ने घटना पर दुख भी जताया, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर सियासी हमला भी बोला है। केदारनाथ धाम से लौट रहे श्रद्धालु की एक हेली सेवा रविवार को मौत की उड़ान साबित हुई। जानकारी के मुताबिक आर्यन एविएशन के हेलीकॉप्टर ने रविवार सुबह 7 जिंदगियों को हमेशा के लिए छीन लिया। गौरीकुंड स्थित खर की पहाड़ियों पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर आंखों के सामने आग का गोला बन गया। स्थानीय महिलाओं ने पहाड़ी की ओर तेज धमाके की आवाज सुनी और जब वहां जाकर देखा तो मंजर ऐसा था जिन्हें शब्दों से बयां करना मुश्किल है। पहाड़ों में मलबे के टुकड़े बिखरे थे और हेलीकॉप्टर जलकर राख हो चुका था। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे,
वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरी कुंड से ऊपर क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक गुप्तकाशी से 5:15 पर उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर जब 5:25 पर केदारनाथ से लौट रहा था, तब मौसम ने करवट लिया और काला धुआं आसमान में उठता दिखाई दिया। इस हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें 39 वर्षीय कैप्टन राजबीर सिंह चौहान, बीकेटीसी प्रतिनिधि विक्रम रावत, उत्तर प्रदेश की 66 वर्षीय विनोद देवी, 19 साल के तृष्टि सिंह, गुजरात निवासी राजकुमार सुरेश जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा और महाराष्ट्र की 2 साल की बच्ची काशी शामिल थी। 7 की मौके पर ही मौत हो गई। 19 साल के तृष्टि के दादा ने हेली सेवा पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। लापरवाही ये कंपनी की और प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे मौसम में भी उड़ान भरने की परमिशन दी जा रही है। लोगों के अपने लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यात्रियों को क्या पता कि ये भाई हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत आएगी मौसम को, वो तो इन्होंने बैठाया ले चले। लापरवाही, घोर लापरवाही कंपनीज की और सरकार की। इनके लाइसेंस बैंड कर किए जाने चाहिए। राज्य के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पीड़ादायक हादसे में दिवंगत जनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान मिले और शोकाकुल परिवारों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। इसे लेकर सीएम ने देहरादून में शासकीय आवास पर संबंधित विभागों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। हेलीकॉप्टर संचालन की सुरक्षा प्रक्रियाओं की बारीकी से जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना न हो। उसके लिए एसओपी को अधिक सख्त और प्रभावी बनाया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान। में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसी के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और लुपाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें। इस हादसे पर कांग्रेस नेता गणेश गोदयाल ने दुख जताया, लेकिन सरकार पर सियासी हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि हर बार हादसे के बाद जांच, समीक्षा और बैठकों की खानापूर्ति होती है, लेकिन सवाल वहीं पर रह जाता है। क्या चारधाम यात्रा सिर्फ श्रद्धा और आस्था का केंद्र है या अब हादसों का नया नाम बन चुकी है? श्रद्धालु आस्था लेकर आते हैं और लौटते हैं खामोश ताबूतों में। ये बहुत ही दुखद है और खास करके 40 दिन के अंतराल में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं होना, ये बहुत ही दुखदाई है और निश्चित रूप में हमारे यात्रा के स्कोप पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित है। मैंने पहले भी कहा है और आज दोबारा इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार इन हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन करने वाली जो कंपनियां हैं और ये इसमें जो नियम कानून है हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को थोड़ा टाइट करे और ये देखे कि ये हेलीकॉप्टर नियमानुसार चल रहे हैं कि नहीं, इनकी जांच हो रही है कि नहीं, ये तकनीकी रूप से ठीक है कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है देखना। मैंने सुना कि आज की दुर्घटना 5:30 बजे के आसपास हुई। क्या 5:30 बजे हेलीकॉप्टर का उड़ना नियमानुसार था या नहीं था, इस बात को भी परखा जाना चाहिए। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमों को मौके पर रवाना किया गया। घटनास्थल खतरनाक और बेहद दुर्गम इलाका था, जहां पहुंचना आसान नहीं था।
मगर सभी टीमों ने समन्वय और तेजी दिखाते हुए घने जंगल में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पहाड़ों पर फैले मलबे और जली हुई लाशों को समेटकर बड़ी सावधानी से नीचे लाया गया। हर शव के साथ एक परिवार की उम्मीद और आस्था भी टूट चुकी थी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दुख जताने के साथ कई सवाल उठाए हैं। देखिए, बड़ा दुखद समाचार है। आज सुबह सुबह तड़के 5:20 पर केदारनाथ धाम से एक हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का गुप्तकाशी के लिए उड़ा और उड़ने के 5-7 मिनट के अंदर खराब मौसम में वो क्रैश हो गया। 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, पायलट समेत, जिसमें एक 22 महीने की बच्ची भी थी, 19 साल की एक युवा लड़की भी थी। 7 लोगों की इस क्रैश में मारे जाने की खबर अब तक मिल रही है। ये 5वीं घटना है। अभी 1.25 महीना अभी 4 धाम यात्रा शुरू हुए नहीं हुआ, 5वीं दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की है। हमने कांग्रेस ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि जिस प्रकार से अंधाधुंध हेली कंपनीज पैसा कमाने की आपाधापी में बिना किसी नियमावली के 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में उड़ाने हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ये कहा कि सख्त निर्देश दिए गए हैं एटीसी के नियमों का पालन करने के लिए और सेफ्टी ऑडिट्स के सख्त नियम हेली कंपनीज को दिए गए हैं। उसके बावजूद 2 दिन के अंदर फिर एक क्रैश हो जाना और 7 लोगों की जान चले जाना बड़ा दुखदाई है। पिछले 1 महीने में ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है, लिहाजा विपक्ष सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठा रहा है। यह सच है कि पहाड़ों में मौसम अचानक से बदल जाता है, जिसकी वजह से हादसा संभव है। अब इस मामले में राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, लिहाजा इसे लेकर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।